Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in today's session. And today we are going to talk about key result areas. First of all, let's see the basic concern of the key result areas, that what are they and how are they developed. It is said that key result areas or KRAs refer to general areas of outcomes or outputs for which a specific role is responsible, right? And that basically role definition is related to the scope of a department. So a typical role targets 3 to 5 KRAs. Okay, so इनको हम departmental objectives भी कह सकते हैं, because एक department के अंदर जो different KRAs define किए जाते हैं, वो KRAs उस department से related तमाम employees की जो job descriptions होंगी उनका part बन सकते हैं. और जनरली स्पीकिंग, जैसा यहां पर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि 3 से 5 KRAs आमतौर पर डेवलप किए जाते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड. अब जब हम KRA की डिस्कशन को शुरू करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि KRA को एस्टैब्लिश करना हमारे लिए जरूरी क्यों है. It is said that KRA helps individuals, number one, clarify their roles, okay, ताकि तमाम लोगों को उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक, उनकी डेजिग्नेशंस के मुताबिक, उनकी जॉब वर्थ के मुताबिक एक डायरेक्शन मिल सके. The people should be clear, the people should be able to evaluate कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस डिपार्टमेंट में जब वो काम कर रहे हैं तो उनको किन टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करना है, और उन टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या रोल्स हैं जो उनको परफॉर्म करने होंगे. द सेकंड एस्पेक्ट जो हमें KRA की वैल्यू के बारे में बता रहा है, दैट इज अलाइन देयर रोल्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस और स्ट्रेटेजिक प्लान. अब जब हम डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर KRAs डेवलप करते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन है, उसके साथ हम सिंक्रोनाइज वो कर सकें. अब ऑर्गेनाइजेशन के जो तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल, उनके साथ अलाइनमेंट करने के लिए डिपार्टमेंटल वर्किंग को KRA इज द मेथड. द थर्ड इंपॉर्टेंस that why do we need to go for KRAs is talking about focus on results rather than activities, ताकि हम इस बात का इदराक कर सकें कि हमें नतीजा वो क्या हासिल करना है, हमें ऑब्जेक्टिव्स कौन से मीट करने हैं, रादर देन कि हम सिर्फ अपने डे टू डे ऑपरेशंस में वो उलझ कर रह जाएं. द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेट देयर रोल्स पर्पसेस टू अदर्स. और KRA के शेयर हो जाने से, डेवलप हो जाने से दूसरे लोगों को भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि किस डिपार्टमेंट से क्या कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट में वो आ रहा है. इसी तरह हमें डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने में मदद मिलती है. हम एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी है. सो एक्टिविटीज और टास्क की जो क्रिटिकलिटी है वो भी हमारी KRA से ही आइडेंटिफाई वो होगी. इसी तरह जब हम KRA आइडेंटिफाई कर लें तो उससे टीम वर्क को मैनेज करना हमारे लिए इजी होगा. एंड ऑब्वियसली हम डिसीजन मेकिंग जो अपनी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उस डिसीजन मेकिंग में भी KRA एक अहम डायरेक्शन प्रोवाइडिंग रोल वो अदा करते हैं. अब की रिजल्ट एरियाज के बारे में कहा जाता है कि की रिजल्ट एरियाज कैप्चर अबाउट 80% ऑफ द डिपार्टमेंट्स वर्क रोल. द रिमाइंडर ऑफ द रोल is usually devoted to areas of shared responsibility. For example, helping team members, participating in activities for the good of the organization, and some other administrative and day-to-day aspects related to the operations. लेकिन हमें इस बात से ये भी वाज़िया हुआ कि KRA plays the major role in defining that what the organization is going to achieve in the long term, and what are the contributions of departments
in that regard. So 80% तक जो डिपार्टमेंट का वर्क रोल है वो हमें KRA से आइडेंटिफाई वो हो जाएगा. अब supposedly as we are enrolled in the specialization of human resource management, so हम HR डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ की रिजल्ट एरियाज वो देखते हैं. की रिजल्ट एरियाज यहां पर जो आपके सामने दर्ज किए जा रहे हैं रिलेटेड टू द HR डिपार्टमेंट, नो डाउट दे आर लिंक्ड विद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द HRM एज वेल, जिसमें के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, वर्कफोर्स प्लानिंग, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवॉर्ड मैनेजमेंट, वर्कप्लेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी, इस तरह के तमाम इश्यूज जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं. और इन तमाम एस्पेक्ट्स में जो टिपिकली HR फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी हैं, हम अपने रिजल्ट्स वो चाहते हैं. वी नीड द राइट रिजल्ट्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. उससे रिलेटेड हमारे पास फिर HR मैट्रिसेस भी होंगी. Then we need to focus upon workforce planning, जिसमें कि हमने सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन के हवाले से अपने टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करने हैं. We need to talk about diversity management, we need to talk about performance management, reward management. तो इन तमाम फंक्शनल एरियाज में हमारे पास रिजल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे. अब हम जब एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड फंक्शनल एस्पेक्ट्स और उन फंक्शनल एस्पेक्ट से रिलेटेड रिजल्ट्स के बारे में बात कर लें, तो उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है जिसमें हमने KPAs और KPIs इनको एलैबोरेट करना है इन रिलेशन विद द KRAs. अभी इन सब की हम टिपिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें हमें फर्दर क्लियर हो जाएगा कि एक डिपार्टमेंट के KRA क्या होंगे, उन KRA से रिलेटेड KPAs कैसे बनाए जाएंगे और उन KPAs से रिलेटेड व्हाट आर द रिक्वायर्ड KPIs. सो जब हम KPAs की बात कर रहे हैं, इट इज सेड कि these are the areas within the HR department where an individual or group is logically responsible and or accountable for the results. Okay? और obviously जब हम HR department की बात कर रहे हैं related to the KPA, उसकी वजह यह है कि हमने KRAs भी HR department के डिस्कस किए हैं. Otherwise तमाम डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स वो अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने अपने वर्क रोल्स के मुताबिक, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक they would be developing their respective KRAs and then respective KPAs and then respective KPIs. अब जैसा हमने HR डिपार्टमेंट का जिक्र किया, सो की परफॉर्मेंस एरियाज ये बेसिकली इंडिविजुअल लेवल के या ग्रुप लेवल के लॉजिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एस्पेक्ट्स को वो शो करते हैं. ये एक्चुअली पैरामीटर्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे टू अचीव आवर KRAs. ओके, तो हम ये बात इस तरह से भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि की रिजल्ट एरियाज को अचीव करने के लिए जो हमारे पास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर नोन एज की परफॉर्मेंस एरियाज. ओके, जिनके तहत आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल वो बनाया जाएगा. और यही KPAs आपके आगे चलकर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी यूज वो हो रहे होंगे, बिकॉज दे वुड बी सेटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स फॉर द गोल अटेनमेंट. अब जब आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड अपने रिजल्ट एरियाज डेवलप कर लो, तो अब उसके बाद हमारे पास स्टेप होगा कि हमने स्मार्ट KPIs वो डेवलप करने हैं. As it is said in the start of the definition, that these are quantifiable measurements used to help organizations define and evaluate the success rate of their long-term goals. Okay? तो जब हम इनको quantifiable measurements के साथ associate कर रहे हैं, तो that means they are going to be smart. They should be specific, measurable, attainable, realistic and time framed. और कोई भी आपने KPI ऐसा सेट नहीं करना जिसमें के इन स्मार्ट के 5 स्टेप्स में से, 5 एस्पेक्ट्स में से कोई एक भी मिसिंग वो हो. बिकॉज स्मार्ट में से अगर आप किसी एक चीज को भी मिसिंग कर देंगे तो उस सूरत में वो आपका मेजरेबल कॉन्टेक्स्ट नहीं रहेगा. सो टू मेक इट मेजरेबल, रिमेंबर आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू मेक द थिंग्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम्ड. अब अगर हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को, की रिजल्ट एरियाज को, की परफॉर्मेंस एरियाज को और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अगर हम कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इट इज सेड कि टू मैनेज ईच KRA एंड KPA, a set of
KPIs are set. ठीक है, तो KPIs बेसिकली हमारे लिए क्वांटिफाइड एस्पेक्ट है जिससे कि हम KRA और KPA की डायरेक्शन की तरफ वो जा सकते हैं. So generally speaking, आपके KRA और KPAs they can be qualitative statements, लेकिन KPIs they should always be quantitative. So the importance and weightage of these elements which are KRA, KPA and KPIs are guided by, अब इनके लिए हमें जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो रिसीव होंगे फ्रॉम मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट गोल्स, कॉर्पोरेट बिजनेस यूनिट्स, आपके जितने भी डिफरेंट SBUs हैं, आपके डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी एंड प्लान्स, इन तमाम चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी जिनके बगैर आप इन थिन एयर शायद KRA, KPA, KPIs डेवलप वो नहीं कर सकते हो. बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आपको अपनी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, आपको अपना पर्पस ऑफ बीइंग ना पता हो, जब तक आपको ये पता ना हो कि हु यू आर, व्हाट यू डू, whom you serve, जब तक आपको ये पता ना हो that what you would like to become in the future, इसी के साथ साथ जब तक आपने अपने स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन ना किए हो, जब तक आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप ना की हो, और वो स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स जब तक डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर्ड ना हो, उस वक्त तक हम KRA, KPA और KPIs डेवलप नहीं कर सकते. अब यहां से भी आप अपना सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन वो हमें टेक्निकली रिक्वायर्ड होगी. सो आमतौर पर इस सारे को हम टाइम फ्रेम देते हैं 1 साल का, as it is said कि for the budget period which is usually 12 months. तो एक आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, एक माली साल के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को डेवलप और एनालाइज वो करते हैं. सो अगले माली साल में दोबारा से नए साल के टारगेट्स, नए साल के ऑब्जेक्टिव्स, नए साल की पर्सपेक्टिव में डिस्कशंस जो हैं वो की जाएंगी. एंड मुमकिन है कि आपके मिशन एंड विजन में जनरली कोई तब्दीली नेक्स्ट माली साल में ना आए, लेकिन अमूमन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो रिवाइज हो जाएंगे. और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज हो रहे हैं तो उसी के साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली ईयरली आपके डिपार्टमेंटल KRA, KPA, KPIs के अंदर भी रिवीजन वो आ रही होगी. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव के कंसर्न में लिखा हुआ है कि इंप्रूव द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशनिंग एंड प्रोडक्टिविटी बाय 10%. नो डाउट ये कंप्लीट स्मार्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं लिखा गया, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया देना मकसद था कि आपने अपने लिए एक 10% प्रोडक्टिविटी का टारगेट सपोज 1 साल के लिए आपने अचीव करना है. सो अब उस 10% प्रोडक्टिविटी टारगेट को देखकर जो HR डिपार्टमेंट है वो अपना टारगेट सेट करेंगे. अब HR डिपार्टमेंट का टारगेट होगा कि अचीव हाई प्रोडक्टिविटी लेवल इन ऑल एक्टिविटीज बाय 10%. अब यहां पर एक बात जरूर याद रखिएगा कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी के लिए सिर्फ आपने हमेशा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाना. प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हमारे पास 5 मेथड्स हैं. वो 5 मेथड्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसा भी आपको मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन एंड विजन है वो अमूमन 1 साल और 2 साल के अरसे में वो तब्दील नहीं करता. बट सपोजिटली एनवायरमेंटल तब्दीलियां कुछ ऐसी रूनुमा हो रही हैं जिन एस्पेक्ट्स को डील करने के लिए आपको अपना मिशन एंड विजन तब्दील करना पड़ रहा है, तो आप उसको चेंज कर भी सकते हो. लेकिन यूजुअली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग, मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स दे रिमेन विद यू फॉर मोर देन अ ईयर पर्सपेक्टिव. ओके, और आमतौर पर मिशन एंड विजन को डेवलप भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखकर वो करना चाहिए. अब आपके पास जो डिफरेंट विजन एंड मिशन के मुताबिक ऑब्जेक्टिव सेट हुए, अब ऑब्जेक्टिव के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं कि वो आमतौर पर 1 साल के अरसे पर मुहित वो होते हैं. अब आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए उनमें ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स की फहरिस्त में हमारे पास एक टारगेट आ गया विच इज प्रोडक्टिविटी. अब प्रोडक्टिविटी जैसा कि आप सबको पता होगा कि इज आउटपुट टू इनपुट रेशो. अब उस आउटपुट टू इनपुट रेशो को बढ़ाने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं. द फर्स्ट मेथड कैन बी कि हम अपना इनपुट which is basically your factors of production उसको हम उतना ही रखें और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दें. दूसरा तरीका कि हम अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम को उतना ही रखें लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें.
तीसरा तरीका कि आप अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाओ और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाओ, लेकिन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन शुड बी मोर देन द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चौथा तरीका कि हम अपनी प्रोडक्शन को भी ड्रॉप करें और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी ड्रॉप करें, लेकिन प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी मोर देन द प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन द प्रोडक्शन। और पांचवा तरीका हमारे पास प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का वो ये होगा कि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करें, जिससे कि आपको सिनर्जिस्टिक रिटर्न्स वो मिल सकते हैं। अब हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हमारे पास 5 मेथड्स मौजूद हैं। अब यह सोचना पड़ेगा कि इन 5 मेथड्स में से आप किस मेथड के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हो और उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मेथड में ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन वो आ रहा होगा। सब ह्यूमन रिसोर्स वाले अगर इस बात की प्लानिंग करते हैं कि हम थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लोगों की स्किल्स को एनहांस करेंगे जिससे कि वो ज्यादा आउटकम जनरेट कर सकते हैं, तो दैट इज हाउ द HR is going to participate in the productivity outcomes. So ये तमाम चीजें आपस में एसोसिएटेड होती हैं। स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन तमाम डिपार्टमेंट्स के कंसर्न्स में वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड और पैटर्नाइज्ड होना चाहिए। अगर तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो हर डिपार्टमेंट अपने मुताबिक इकदाम करेगा, नतीजतन ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शायद अचीव नहीं हो पाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इस कंसर्न में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से एक फंक्शनल एरिया विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आपने उसी को अपना की रिजल्ट एरिया आइडेंटिफाई किया कि हमें रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड, तो उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास आएगा KPA, की परफॉर्मेंस एरिया। तो की परफॉर्मेंस एरिया में हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया फर्दर की रिजल्ट एरियाज को टू द रिक्रूटमेंट, कि अब आप ये डिफाइन करोगे कि आपने रिक्रूटमेंट इंटरनल करनी है कि आपने रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल करनी है। अब सपोजिटली आपने रिक्रूटमेंट को बेस बनाया परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन के लिए, और आगे आपने फर्दर एलैबोरेट किया कि दैट इज गोइंग टू बी आइदर इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एज पर योर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट। तो उससे रिलेटेड फिर आप सेट करोगे KPI। फॉर एग्जांपल, द KPI 1 can be reduce average time taken to fill vacancies by 15%. The second KPI can be reduce average cost per recruit by 10%. तो अब आप time to fill और cost to hire इन चीजों को कम करके प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की कोशिश वो कर रहे हो related to the recruitment, which is a part of recruitment and selection, which is your key result area. Okay, जिससे कि इवेंचुअली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है इट इज गोइंग टू बी एनहांस्ड। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल। सपोजिटली आपने जो की रिजल्ट एरिया आइडेंटिफाई किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, दैट इज वर्क प्लेस मैनेजमेंट। अब वर्क प्लेस मैनेजमेंट में आपको जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं उनको एवेल्युएट करने के लिए आपने की परफॉर्मेंस एरिया सिलेक्ट किया विच इज लेबर टर्नओवर, और लेबर टर्नओवर से रिलेटेड जो आपने KPIs डेवलप किए, दे आर रिड्यूस द लेबर टर्नओवर बाय 20% एंड बेंचमार्क टोटल HR कॉस्ट्स एक्सटर्नली। ओके, तो ये 2 KPIs हमारे पास आए। यहां पर एज पर एग्जांपल्स हमारे पास जो KPIs दिए गए हैं दे आर नॉट टोटली स्मार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इनमें टाइम फ्रेम मेंशन्ड नहीं है, बट याद रखिएगा कि जब आप टेक्निकली एंड प्रोफेशनली अपने KPIs डेवलप करोगे तो दे शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, जिसमें के टाइम, जिसमें के स्पेसिफिसिटी, जिसमें के अटेनेबल उसका होना, रियलिस्टिक उसका होना, ये सब बातें मौजूद होना जरूरी होंगी। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू द HR डिपार्टमेंट। और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि HR डिपार्टमेंट नीड्स टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी and that productivity is in association with the corporate level objective of increasing the productivity. So the third KRA we have is talking about health and safety. अब जब हम हेल्थ एंड सेफ्टी के एरिया में अपने रिजल्ट्स रिक्वायर कर रहे हैं तो उसको, उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास जो की परफॉर्मेंस एरियाज हैं दे आर नंबर 1 वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, और वर्क प्लेस एक्सीडेंट से रिलेटेड
हमने जो अपने अगले माली साल के लिए केपीआई सेट किया, दैट वुड बी रिड्यूस वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स बाय 10%। अब आप इन 10% एक्सीडेंट्स को आगे फर्दर स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि जिसमें आपके माइनर एक्सीडेंट्स, आपके मेजर एक्सीडेंट्स, आपके लीथल एक्सीडेंट्स, तो आपके हर तरह के एक्सीडेंट की फहरिस्त जो है वो भी मेंशन की जा सकती है और आप टाइम फ्रेम भी साथ एसोसिएट वो कर सकते हो। Let's look at another key result area के building capabilities and organizational learning। अब जब हम बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की बात करेंगे तो अब इस चीज को बेहतर करने के लिए, इस चीज में अपने रिजल्ट्स हासिल करने के लिए हमने परफॉर्मेंस एरिया इसके अंदर तय किया, विच इज ट्रेनिंग, जिसके लिए आप अकाउंटेबल हो। और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपने केपीआई की ट्रांसलेशन बनाई, दैट इज दैट ऑल वर्कफोर्स बिलो मिडिल मैनेजमेंट शुड रिसीव अ मिनिमम ऑफ 4 days ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, सो अब आपने एक मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम केपीआई एसोसिएट किया जो कि इस की परफॉर्मेंस एरिया से रिलेटेड है। और की परफॉर्मेंस एरिया इज बेसिकली द कंसर्न ऑफ अवर रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू अचीव की रिजल्ट एरियाज। हमारा जूम मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए।